नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज जो बात हम करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि बहुत ही जिसको कहें बहुत ही तकलीफदेह बात से ये चर्चा शुरू होगी, क्योंकि हमारे मित्र कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी 2 दिन पहले उनका निधन हो गया। निधन उनका हार्ट अटैक से हुआ है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जिस वक्त उनको वो हार्ट अटैक पड़ा, उस वक्त उनको क्या तनाव था जो उनको इस स्थिति में ले आया। इस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। मैं नहीं कह सकता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन नहीं है। लेकिन हमको एक सवाल पूछना पड़ रहा है और वो सवाल पूछना लाजमी हो गया है। और इसीलिए आज मेरे साथ ऐसे मेहमान हैं जो टेलीविजन डिबेट में हिस्सा लेते हैं, जो टेलीविजन डिबेट करवाते हैं, जो टेलीविजन डिबेट करते हैं। और हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या टीवी डिबेट का मतलब चीख पुकार, चिल्ला चोट, हंगामा यही है, या जिसे हम डिबेट पहले कहते थे वाद विवाद, वाद और विवाद रखा जाए, दूसरे की बात सुनी जाए, अपनी बात कही जाए, ये चर्चा है। ये चर्चा अगर इस तरह के जिसको कहते हैं फाइटिंग मैच में बदल गई है, कुछ लोग उसे मुर्गों की लड़ाई कह रहे हैं, कॉक फाइट कह रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि टेलीविजन इज ऑल अबाउट नॉइज, सिर्फ शोरगुल है टेलीविजन। क्या टेलीविजन यही है? और अगर टेलीविजन यही है तो उस टेलीविजन का उद्देश्य क्या है? इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें। इस वीडियो के लिंक शेयर भी करें, लाइक भी करें। और सत्यहिंदी.com के बारे में आप जानते हैं, ये कोशिश है सच की आवाज़ को बुलंद करने की, उसे मजबूत करने की। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप सत्यहिंदी.com पे इसे देख रहे हैं तो आपको एक लिंक मिलेगा जिसके जरिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। आप उस लिंक को क्लिक करें, आपको पता चलेगा सदस्यता की कई श्रेणियां हैं, आपको किस कैटेगरी का सदस्य बनना है, क्या आप पसंद करते हैं, वहां आकर आप जुड़ सकते हैं। और अब मैं शुरू करता हूं चर्चा, और आप सबसे पहले आपसे मिलवाता हूं अपने आज के मेहमानों को। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हैं, मेरे संपादक रहे हैं बहुत साल पहले। मैंने पत्रकारिता की शुरुआत इनकी छाया में की है। नरेंद्र तनेजा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप सब इनको जानते हैं। लेकिन तनेजा जी प्रवक्ता होने से पहले और प्रवक्ता होने के साथ पत्रकार भी हैं। आशुतोष हैं, सत्यहिंदी.com के फाउंडर हैं, एडिटर हैं। और आशुतोष राजनेता भी रह चुके हैं, डिबेट में पॉलिटिशियन के तौर पर हिस्सा भी ले चुके हैं। उससे पहले संपादक के तौर पर डिबेट कंडक्ट कर चुके हैं और अब वापस एज पॉलिटिकल एक्सपर्ट डिबेट्स में जाते आते हैं। आरफा खानम शेरवानी परिचय की मोहताज नहीं है, आप इनको जानते हैं। ये एनडीटीवी में रही हैं, वायर की कंसल्टिंग एडिटर हैं। और ये जब कुछ लिखती हैं तो जो चर्चा हम आगे लाएंगे उसमें इनको तमाम मौकों पे तमाम तरह की बातों पर बहुत सारे ट्रोल्स का शिकार होना पड़ता है। इनके पीछे बहुत सारे लोग लगातार पड़ते रहते हैं और इनको प्रसाद देते रहते हैं। प्रोफेसर गौरव बल्लभ जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं और कांग्रेस पार्टी के उन प्रवक्ताओं में शामिल हैं जो पहले जब डिबेट में आए, शुरू हुए, तो ऐसा लगता था कि गौरव जी कुछ गंभीर बात करने आए हैं और दूसरा इन्हें बोलने नहीं दे रहा है। लेकिन फिर इन्होंने भी वही कला, वही महारत हासिल कर ली है और अब अक्सर ये भी एक ऐसा सवाल पूछ देते हैं जिसका जवाब सामने वाले के पास नहीं होता। इनका सबसे मशहूर सवाल है, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? और मैं आज की बात की शुरुआत गौरव वल्लभ जी आपसे ही करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक वीडियो जारी किया है, एक अपील की है, खासकर राजीव त्यागी के देहांत के बाद। सबसे पहले तो हम राजीव त्यागी हमारे भी मित्र थे, प्रवक्ता थे ही, और तमाम चर्चाओं में शामिल होते थे। उसके अलावा भी वो फ़ोन करके बात किया करते थे। उनके निधन का हम सबको दुख है, तकलीफ है। लेकिन क्या इस तकलीफ को हम सिर्फ कुछ लोगों की तरफ उंगली उठा के, कुछ लोगों की तरफ इशारा करके दबा देंगे, या हमें वास्तव में दिल पे हाथ रख के सोचने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या ये डिबेट्स हमें कहीं ले जा रही हैं? देखिए, राजीव जी एक प्रखर वक्ता होने के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी थे। और टेलीविजन डिबेट के तुरंत बाद अरेस्ट आया और टेलीविजन डिबेट में क्या दबाव रहा होगा आलोक जी, एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं वो दबाव को महसूस कर सकता हूँ। वो दबाव ऐसा ही होता है आलोक जी, मानो हमारे संयम की, हमारी सहनशीलता की,
हमारे धैर्य की, हमारे गुस्से को कंट्रोल करने की कोई परीक्षा ले रहा हो, वह दबाव होता है। और टेलीविजन डिबेट जो टीम डिबेट थी राजीव गांधी जी की, वो डिबेट अगर आपके दर्शक और आपने जरूर देखी होगी, उसमें क्या क्या नहीं टेलीविजन डिबेट में। टेलीविजन डिबेट में अभी हमारे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है, हमारे माता पिता के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है, हमारे रंग पर, हमारे पहनावे पर, हमारे धर्म पे व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है। अगर मैं कोई व्यक्ति जन्माष्टमी के दिन टेलीविजन में तिलक लगा के पहुंचता है तो उसके तिलक पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाती है, और टेलीविजन डिबेट को जो करते हैं वो चुप होते हैं उस समय। तो दबाव तो निश्चित रूप से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने स्वयं ने महसूस किया है। और ये दबाव बढ़ जब जाता है जब एक कांग्रेस के प्रवक्ता के सामने सत्ताधारी दल अपने 3 से 4 प्रवक्ता बैठा देता है। एक प्रवक्ता भाजपा के नाम से बैठ जाता है, एक प्रवक्ता आरएसएस के नाम से बैठ जाता है, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता है उसको बैठा दिया जाता है, और उन 3 से भी नहीं संभल रहा है तो एंकर बीच में जाता है। मुझे लगता है लोकतंत्र में होना चाहिए, हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, एक दूसरे से अगर हम सीख सके तो सीखना चाहिए, और डिबेट का उद्देश्य यही होना चाहिए, डिबेट को ऊपर करना चाहिए, डिबेट का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप जब बोलो आपकी आवाज दबा दिया जाता है, आपका आवाज नहीं की जाती है, तकनीकी कारणों से सब तोड़ दिया जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो अचानक एंकर को ब्रेक लेना याद हो जाता है। मुझे लगता है टेलीविजन डिबेट का उद्देश्य ये कभी नहीं था, और ये पिछले 4-5 सालों में बना है, इसका दुख है, इसको सुधरना चाहिए। मैं एक सवाल करके अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं आपके पैनल, जिनकी देश में श्रद्धा है, देश में उनका लोग सम्मान करते हैं। आप बताइए कि किस टीवी चैनल ने में राष्ट्रीय एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर डिबेट करी, नाम बताइए मुझे। वो क्या वो टीवी चैनल देश के 5 बड़े चैनल में है, देश के 5 बड़े चैनल ने कभी प्राइम टाइम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहस करी, कभी प्राइम टाइम पे पिछले 15 दिनों में कोरोना के मामले को बढ़ रहे हैं और उससे कैसे पास पे बहस की, एनवायरमेंटल जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर बहस करी, आपको सबको उसका उत्तर पता है। मुझे लगता है जनता ये बहस भी देख और वो चीखने चिल्लाने से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता उन बहसों को देखना है। जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, और अभी सीधे नरेंद्र तनेजा जी के पास चलूंगा, क्योंकि पहले देखिए कांग्रेस और बीजेपी की बात हो जाए, उसके बाद हम अपने गिरबान में भी झांकेंगे। तनेजा जी, सवाल नया पूछने की जरूरत नहीं है, आपको जी आलोक जी, जरूर आलोक जी, मैंने नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। मुझे लगता है कि इस विषय पे ही और चर्चा होनी चाहिए। गौरव जी ने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वगैरह की बात करी, बिल्कुल सही बात है। हालांकि मैं 2 ऐसी डिबेट्स में गया और प्राइम टाइम पे गया, कुछ 2 चैनल थे, अंग्रेजी के थे दोनों, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे लंबा डिबेट करी, लंबा डिस्कशन किया। लेकिन हो सकता है कि ज्यादा चर्चा जितनी इतने बड़े विषय पे होनी थी नहीं हुई है। और मेरा खुद का अनुभव ये है, मैं यहाँ बीजेपी या कांग्रेस या क्यों नहीं, मेरा अनुभव ये रहा है, क्योंकि मैं टेलीविजन बहुत समय से कर रहा हूँ जब से, और मैं टेलीविजन में एंकरिंग भी कर चुका हूँ, और अभी भी मैं तमाम कॉन्फ्रेंसेज और इसमें इवेंट्स वगैरह में मुझे लोग एंकरिंग के लिए भी बुलाते हैं, और मुझे अच्छी खासी फीस भी पे कर देते हैं उसके लिए, तो शायद मुझे एंकरिंग थोड़ी बहुत आती है, मुझे लगता है। तो लेकिन साथ में लेकिन विषय जो है कांग्रेस और बीजेपी, और इससे हट के हमें सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा ऐसी क्या वजह हो गई है कि तमाम लोग जो है टेलीविजन डिबेट जो हैं उन पे भाग ही नहीं लेना चाहते। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कई ऐसी डिबेट्स होती है जिसमें मुझे बुलाया जाता है, और मैं उसमें या तो नहीं जाता हूँ, या जाता भी हूँ तो मन मार के जाता हूँ, और जब मैं वहां बैठता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ हो रही होती है, मैं कहाँ बैठा हुआ, कहीं मेरे बच्चे तो इसको नहीं देख रहे, कहीं मेरा कोई जानने वाला इस डिबेट को तो नहीं देख रहा, किस तरीके की यहाँ बातचीत हो रही है। तो प्रश्न ये होता है कि ये तो भारत की ना तो कोई संस्कृति है, हमारे यहाँ तो विचार तर्क वितर्क ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है। हजारों साल पहले से
गांव में जब खाना वाना लोग खा करके क्या करते थे, बैठ के तर्क वितर्क किया करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, शास्त्रों पे चर्चाएं होती थी। और कभी ऐसा नहीं होता था कि भाई एक दूसरे से लड़ने बैठ जाए। अब राजीव त्यागी कांग्रेस में जरूर थे, लेकिन मेरे तो बड़े अच्छे मित्र थे। अक्सर फोन पे बात होती, होली दिवाली 26 जनवरी हो 15 अगस्त हो, वो करते थे, तमाम बातें हमारी होती थी। और कांग्रेस के अंदर की बातें भी कभी कभी वो मन हल्का मेरे से करते थे, है ना। तो वो सारा देखिए बड़ी हेल्दी बात थी। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस जिस तरह से उनकी जो मौत हुई है, जिस तरह से उनको जाना पड़ा, वो दुखद था। अच्छा, और ये बात सच है कि टेलीविजन चैनल्स में हम लोग रोज ही भाग लेते हैं डिबेट्स में। कई दफे ऐसी बहस होती है जहां पे आदमी का मन करता है कि यार सब छोड़ो, निकल लो यहां से। आपका अंदर की आवाज ये होती है यहां से चलो, ये क्या हो रहा है, क्यों इतना शोर मचाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा। और जो टेलीविजन चैनल्स में कौन मैनेज करता है, क्या कैसे होता है, कैसे आवाज है, कैसे चुना जाता है, क्या मुझे समझ में नहीं आता। कई दफे मेरे को, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आशुतोष भी कर रहे हैं और आप भी, आलोक जी रहे हैं। कई दफे मैं बहस कर रहा होता और मुझे मुझे मेरे को कहा जाता है आप थोड़ा तेजी से इसका जवाब दीजिए, इस पे आप हमला बोलिए, कहा जाता है प्रोड्यूसर की तरफ से। तो मैं कहता हूँ ये मेरा काम है, आपका नहीं है। अगर मैं देखूंगा मुझे क्या बोलना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो है पूरा जिस तरह का एक माहौल बन चुका है कि टेलीविजन डिबेट करने की एक शैली होगी, उसमें हमला बोला जाएगा, कभी बिलो द बेल्ट भी कमेंट करे जाएंगे, अटैक करे जाएंगे, जरा सी बात पर पर्सनैलिटी पे ले पर्सनल पे अटैक किया जाएगा, और बीच में वर्सेस वर्सेस वर्सेस, जितने ज्यादा वर्सेस लग जाए उतना अच्छा हो जाएगा। जब भी मैं वर्सेस बीच में देखता हूं तो बस मेरा मन करता है डिबेट छोड़ दो। लेकिन देख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कहना कि भाई इससे दर्शक इसको पसंद करता है। लोग करते हैं और सारा जो उसका जो आरोप है या दोष है वो दर्शक पर डाल देते हैं, कहते लोग यही पसंद करते हैं। और मैं जिससे मिलता हूं वो कहते हैं ये क्या होता है आजकल। तो कौन दर्शक है, वो कहाँ रहता है वो दर्शक, ये उसका पता क्या है। तो इसलिए मेरा सिर्फ ये, आलोक जी, ये है कि देश के अंदर जो जिस हिसाब से टेलीविजन डिबेट होती है, वो डिबेट जो है उसमें बदलाव की जरूरत है। चाहे जो लोग देख रहे हैं या जो भाग ले रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए जिस तरह का है। और ये बात दूसरी है, मेरे राजीव त्यागी मित्र थे, लेकिन वो भी कम नहीं थे, वो भी अच्छी कुश्ती लड़ते थे, है ना। ये बात तय है, वो भी हर तरह की भाषा का प्रयोग कई दफे कर जाते थे। लेकिन बात ये होता है कि बात मैंने जैसे कहा किसी व्यक्ति की नहीं है, ना मेरी है, ना गौरव जी की है, ना कांग्रेस की है, ना बीजेपी। ये सारा कुछ जो है ये ठीक नहीं है, संवाद के लिए ठीक नहीं है, राजनीति के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और हम लोग जो इनमें हिस्सा लेते हैं, हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, हमारे घरों का जो माहौल है उसके लिए ठीक नहीं है। तो इसमें विचार तो गंभीरता से करना होगा। जी, रामकृपाल जी, आपने अखबार चलाया, आपने टेलीविजन चैनल चलाया और उसके बाद आप अब लगातार डिबेट में हिस्सा लेते हैं। आपका क्या कहना है? आपसे भी तो लोग कुछ कहते होंगे कि आप धीरे क्यों बोलते हैं, आप लंबा क्यों बोलते हैं, आप बहुत तेजी से क्यों नहीं बोलते हैं, आप हमला क्यों नहीं करते हैं? आलोक जी, अब क्या बताऊं आपको। मैं अपनी ईमानदारी से आज कह रहा हूं कि एक बार एक अखबार के संपादक को नई नई जिम्मेदारी मिली, किसी अखबार के वो जो साप्ताहिक परिशिष्ट निकालने के बारे में। तो उन्होंने निकालने के बाद उसको नामवर जी को भेजा कि आप अपनी टिप्पणी दीजिए। तो बहुत ही रोचक ढंग से नामवर जी ने जवाब दिया था कि भाई, पहले ये आपका ये साप्ताहिक पन्ना अपाठ्य था, अब ये अध्यक्ष हो गया है। तो अब आप इससे समझ जाइए कि कुछ दर्द ऐसे हैं जिनको मैं ये नहीं कह सकता। ठीक है, चूंकि हम एक, आलोक जी आप जानते हैं कि 25 साल से ही, करीब 24 साल से पत्रकारिता में आए, तो अब ठीक है, रिटायर होने के बाद भी एक मन कहीं ना कहीं होता है कि हम थोड़ा सा न्यूज और उससे जुड़े रहें, और कोई ये नहीं होता लगातार। इस एक आकांक्षा को अपने तृप्त करने के लिए मैंने इतना सब कुछ कहा है। और मैं जानता हूं कि जो आप बात कह रहे थे कि सवाल इस बात का है कि शुरुआत कहाँ से होती है। अगर एंकर या प्रोड्यूसर कहीं से कान में कहता भी है तो मेरा ज़मीर तो है ना कि मैं क्यों चिल्लाऊंगा, मैं चिल्लाता क्यों। मैं नाम नहीं लूंगा। कई बार मैंने अपने मित्रों से जब उनको देखा कि अचानक उनमें बदलाव आ रहा है तो मैंने पूछा, जैसे होता है ना कि जब कैमरा ऑफ होता है तो सब लोगों में ऐसी महसूस होती है कि अगर आप उसको शूट करके पब्लिक को दिखाते तो पब्लिक कहेगी अरे ये तो बिल्कुल उल्लू बना रहे हैं, अभी तो ऐसा झगड़ रहे थे, इसके बाद तो ऐसे प्रेम से बात कर रहे हैं जैसे कि कभी इनमें कुछ भी नहीं हुआ।
मेरा यह कहना है कि मैं कोई राजीव मेरे दोस्त सब कुछ रहे, जब शुरू से आए, हम भी शुरू में टेलीविजन पर गए, तब से हमारी उनकी दोस्ती थी। मेरे ही वसुंधरा में ही यहीं रहते थे, हम दोनों एक गाड़ी से जाते थे कई बार डिबेट में। जब उनके साथ भी ये उत्तेजित होना उन्होंने शुरू किया तो मैंने एक दो बार राजीव को मेरे साथ आए, मैंने समझाया कि काहे को। तो खैर जो जवाब उनका था, अब वो जवाब छोड़िए कहीं से। कई बार ये होता था कि इसको लाइक किया जा रहा है, वो कहाँ लाइक किया जा रहा है, वो पार्टी के किस नेता लाइक कर रहे हैं, जनता लाइक कर रही है, पता नहीं। एक बार मैंने किसी एक से पूछा कि भाई आपको अचानक ये क्या हो गया, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप चुप ही नहीं हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं थे आप। उसने मुझे धीरे से कहा कि सर ऊपर से आदेश है कि आलोचना, जो दूसरे लोग हमारी पार्टी की आलोचना करें उनको बोलने ही नहीं देना है, आप कंटिन्यूअस बोलते रहो। देखिए ये सब बहुत सारी चीजें ये हैं। और आलोक जी मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कई बार मुझे हिम्मत तो नहीं पड़ती थी किसी की, लेकिन ब्रेक में निवेदन जैसा होता था जिस पर थोड़ा सा मैंने कहा भाई क्या थोड़ा सा, मैंने कहा देखो ऐसा है कि मैं कभी बीच में किसी के टोकता नहीं हूँ, एंकर जब मुझे कहेगा और जितनी देर एंकर मुझे इजाजत देगा उसके सिवा मैं कभी बोलता नहीं हूँ। आपको मुझे बुलाना है बुलाइए, नहीं बुलाना मत बुलाइए। लेकिन आलोक जी आज हालत ये है, अगर व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं, मैंने चैनल देखना बंद कर दिया है, मैं म्यूट रखता हूं, क्योंकि मैं जो हालात हैं, देखिए सिर्फ आप हिंदी ही मत कहिए, हिंदी में एक आदत है ना, बड़ी जल्दी नकल करता है चीजों की। हम भी आशुतोष जी हैं, हम साथ रह चुके हैं, कभी हमने भी नाग नागिन नचाई थी। एक दौर होता है जब विजुअल का अट्रैक्शन होता था, वो तरह तरह के नाग नागिन और यमराज से मिले गजराज, पता नहीं क्या क्या चीजें थी। लेकिन ये जो दौर आया, जैसे सिनेमा में एंग्री यंग मैन एक दौर चला, अब ये जो दौर शुरू हुआ अंग्रेजी पत्रकारिता में, ये मुझे लगता है कि एक बार पब्लिक ने इसलिए पसंद किया कि जो पब्लिक पर्सनालिटीज होती थी, जो जिम्मेदार जगहों पर बैठे लोग हैं, पता नहीं पब्लिक एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फेवर होता है, तो पब्लिक को ये लगा कि उनको कोई रगड़ रहा है। ये जो चीज है ना, ये कहीं से शुरुआत हुई, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण मैं इसको मानता हूँ। ये रगड़ने का अंदाज, भाई आप सवाल बहुत प्यार से, कितने भी कठिन सवाल आप बहुत प्यार से कर सकते हो। सवाल है कि कंटेंट में सब कुछ होता है, न कि आपके फिजिकल एक्शन में। लेकिन ये शुरुआत हुआ और हिंदी चैनल के कुछ एंकर्स ने इसकी नकल करनी शुरू की, और आज की तारीख में वे चैनल भी इससे अछूते नहीं है, जो कभी इसको कहते थे कि नहीं हम इधर नहीं जाएंगे। उनका अगर एंकर चुप है तो प्रवक्ता लोग ऐसी बातें करते हैं, या जो भी दूसरे आए हैं। अब आप देखिए ना, और दुखद यह है कि कई बार दृष्टांत दिया जाता है कि देखो पाकिस्तान में ग्लास फोड़ करके मारपीट कर ली फलाना। अरे कोई कहीं क्या हो रहा है, आप अपने को कहीं गंदगी हो रही है, इसमें आप अपने को डिफेंड नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अब गोपाल जी, मैं क्योंकि इस समय कुछ एक जगह जाके तो रुकेंगे, इसलिए मुझे आपको बीच में टोकना पड़ रहा है। आशुतोष, ये जो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की मिसाल दी जाती है, वहां देखिए ग्लास फोड़ लिया, या और हम लोग पहले तो संसद में देखते थे कि कोरिया की संसद में मारपीट हो गई, फिर हमने अपने देश में सब देख लिया। प्रश्न ये है कि ये क्यों हो रहा है और ये कहाँ तक जाएगा, किस हद तक जाएंगे? क्या टेलीविजन का काम देश में आग लगाना है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक सेकंड दीजिए, आपको अनम्यूट करता हूँ और आरफा कट लेनी है तो उनका इंतजार करें। हाँ, आप बोले। देखिए आलोक जी, सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपके इस पैनल पे आदर्श व्यक्ति हूँ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए, इसलिए क्योंकि लंबे समय तक मैंने टेलीविजन की एंकरिंग की, उसके बाद में 4.5 साल तक उधर था, तो सारे एंकरों का गुस्सा भी मैंने झेला। उसके बाद अब मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ और उन चैनलों पर जाता हूँ जहां पर अमूमन इस तरीके की डिबेट खूब होती है। तो मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। एक तो ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव नरेंद्र जी बुरा ना माने तो नहीं जानी कि 2014 के बाद से बहुत ही प्रोनाउंस्ड बदलाव, बहुत ही प्रोनाउंस्ड, बुरी तरीके से प्रोनाउंस्ड है। अगर आप कश्मीरी हैं तो आप देशद्रोही हैं और आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर आप अल्पसंख्यक तबके के मुस्लिम हैं तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर आपने आतंकवाद के मसले पर, राष्ट्रवाद के मसले पर, धर्म के मसले पर, हिंदू मुसलमान के मसले पर अगर आपकी कोई कॉन्ट्रेरियन व्यू है सरकार के खिलाफ तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। और दूसरा जो तबका है
दूसरा जो तबका है वो खूब जम के बोलेगा, एंकर उसको बोलने देता है और उसको अलाउ करता है कि आपके ऊपर पर्सनलाइज अटैक हो। मैंने उन तमाम टीवी पैनलिस्ट को जिन्होंने शायद मेरे सामने एक राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पर अपनी इनिंग शुरू की होगी और तब वो बड़े सम्मानित नजरों से मुझे देखा करते थे, और जब मैंने टीवी पर देखा तो पर्सनल आक्षेप, तो मैंने एक दिन पूछा, भाई साहब ये आप अचानक मेरे ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं? बोले भाई साहब बहुत क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मुझको कहा जाता है कि इस आदमी की जो पर्सनालिटी है, जो इंटेग्रिटी है, इसको चौपट कर देना है, इसको बोलने नहीं देना है और इसको डिस्क्रेडिट करना है। तो मैं बड़ा हक्का रह गया। मैंने कहा भाई मैं तो एक तथ्यों की बात करता हूं, मैं वो बात कह रहा हूं जो बिना फैक्ट के कोई बात कहता भी नहीं हूं, तो आखिर ये आप मेरी पर्सनालिटी को या मेरी हैसियत को आप क्यों डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं? ईमानदारी की बात उन्होंने कहा कि हमारी रोज मॉनिटरिंग होती है और अगर मैंने तेजी से नहीं बोला, चिल्ला के नहीं बोला, तो मेरे बारे में माना जाता है कि मैंने पार्टी को ठीक से डिफेंड नहीं किया है और फिर उनकी क्लास लग जाती है पूरी इन सारे मसलों के ऊपर। फिर ये जो पूरी स्थिति है, इसमें जो एक दूसरा बदलाव आया, दूसरा बदलाव यह है कि आज की तारीख में एंकर इस वल्गर डिस्प्ले का बहुत ही एक्टिव पार्टनर हो गया है। एंकर आपको बिल्कुल बोलने नहीं देगा अगर आपने सरकार के इतर अगर कोई राय रख ली है, या जो एंकर की राय अगर आप उससे जरा भी करते हैं, और फिर वो आपको देशद्रोही साबित करके छोड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करते रहिए। आपको भले वो जी सम्मान सर करता रहेगा, लेकिन आपको किसी लायक नहीं। मेरा साफ तौर पे कहना है कि इस देश को ये तय करना पड़ेगा किस तरीके की टीवी डिबेट्स चाहिए या नहीं चाहिए। इस देश के टीवी ओनर्स को तय करना पड़ेगा किस तरीके की डिबेट वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं और किस लिए चाहते हैं और किस पर्पस के लिए चाहते हैं। जी, आरफा खानम शेरवानी, आशुतोष सवाल उठा रहे हैं, आप इसका जवाब देंगे या आप इनके साथ नए सवाल उठाएंगे? देखिए, मुझे लगता है बहस जो अभी हो रही है थोड़ी पुरानी बहस हो रही है। ये बहस 2-3 साल पहले तक तो वैलिड थी, लेकिन 2014 के बाद के सालों में और पिछले 2 से 3 साल में हमारी बहस बिल्कुल साफ है कि जो सत्ता की जो पॉलिसी है, सत्ता की जो पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से हमारे न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं। अब जो लोग सत्ता को पसंद हैं उनको बोलने का मौका मिलेगा, जो लोग सत्ता के लिए वोट करते हैं उनको और उनके मुद्दों को आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। तो सीधे तौर पर मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये खेल खुला फरोख्त हो चुका है। ये अब कोई टीआरपी का भी मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये टीआरपी की बहस है। टीआरपी की बहस कुछ साल पहले तक थी, जिसमें चूंकि हम जानते हैं कि हमारा देश ऐसा है कि जहां भी आप तमाशा दिखाएंगे वहां आप देखिए सपेरों का तमाशा देखते थे पहले लोग, अभी भी 2 लोग लड़ने लगे तो 50 लोग इकट्ठे हो जाते हैं उन्हें देखने के लिए। जेसीबी की खुदाई होती है तो उसको देखने के लिए 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमें तमाशा पसंद है, हमें एक सोसाइटी के तौर पर। इसलिए हमारी आप देखिए धार्मिक प्रैक्टिसेस भी आप देखेंगे तो जुलूस निकलते हैं, प्रदर्शन होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। सीधे तौर पर ये जो हमारी पॉलिटिक्स है वैसा ही हमारा टीवी है। जैसी हमारी पॉलिटिक्स में डिस्कोर्स है वैसा ही आपको टीवी पे नजर आएगा। आप मुझे बताइए आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि सत्ता से जुड़े हुए जो पॉलिटिक्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके ऊपर टीवी एंकरों ने हमला किया? मैं सीधे तौर पे आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आखिरी बार आपने कब देखा था कि जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट है उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, उसकी राजनीति से जुड़े हुए लोगों को टीवी पर किसने अटैक किया? किसी की हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। तो सीधे तौर पर ये रवांडा रेडियो बन चुका है। हमें 2 तरह के लोगों के ऊपर ये तैयार किया जा रहा है, या तो आप वो लोग हैं जो हिंसक भीड़ हैं, या आप वो लोग हैं जिनको भीड़ मार रही है। अब ये आपको निर्भर करेगा आपकी पहचान के ऊपर कि क्या आप मारे जाने वाले लोगों में हैं या आप पीटे जाने वाले लोगों में हैं। जो पीट रहे हैं लोग और जो पिट रहे हैं लोग, 2 तरह के लोग तैयार किए जा रहे हैं। पूरे तरीके से ये भीड़ तंत्र है। इसमें बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो मैं फिर भी कहूंगी टीआरपी रिलेटेड है। जैसे अभी ये सुशांत सिंह वाला मामला आया है, तो इसमें सीधे तौर पर इमोशनल मामला है, कंस्पिरेसी थ्योरी, ये सारी रेसिपी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे टीआरपी मिलनी चाहिए वो इसलिए उठाया जा रहा है। ये मान सकते हैं कि बीच बीच में ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन आप पूरे 6 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, जैसी पॉलिटिक्स वैसा टीवी, जैसा समाज वैसा टीवी। तो ये हमें तय करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या टीवी हमें हमारे समाज को बदल रहा है या ये दोनों एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी और बहुत अहम सवाल है। आप यकीन जानिए कि मैं टीवी में 2017 तक एक्टिवली मैंने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद भी प्लेटफॉर्म बदला है, काम वही है, डिजिटल पर है, लेकिन मैंने खुद पिछले कम से कम 5-6 साल से टीवी नहीं देखा। मतलब 2015 के बाद तो समझ लीजिए मैंने कोई टीवी नहीं देखा, क्योंकि टीवी में देखने लायक कुछ बचा नहीं है। तो जो बहस का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसकी टीवी स्क्रीन्स को हमने मजाक बना दिया है।
हमारी टीवी स्क्रीन बिल्कुल वैसे ही नजर आ रही हैं जैसे हमारी पॉलिटिक्स नजर आ रही है। आप देखिए कि जो कमजोर तबके हैं, मैं दलितों की बात कर रही हूँ, आदिवासियों की बात कर रही हूँ, किसानों की बात कर रही हूँ, मजदूरों की बात कर रही हूँ, महिलाओं के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दे कहाँ हैं आखिर? क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स से ये मुद्दे गायब हो गए हैं, इसलिए हमारी न्यूज टीवी स्क्रीन से वो मुद्दे गायब हो गए हैं। तो ये बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड डिबेट है। मुझे लगता है बहुत मासूम तरीके से हम इस बात को एंकर्स पे पूरा जो है आरोप लगा रहे हैं। एंकर्स वो सिर्फ प्यादे हैं, वो सिर्फ एक्टर्स हैं, डायरेक्टर कोई और है। आप मेहरबानी करके डायरेक्टर को तलाश करिए, एक्टर वही करेगा जो डायरेक्टर उसे कहेगा कि वो कहे। तो मैं बिल्कुल भी एंकर्स को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानती हूँ। जो उनको कहा जाएगा वो करेंगे। आशुतोष जी ने टीवी में काम किया है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एंकर्स सवाल क्यों पूछते हैं। किसी भी एंकर की आज की तारीख में इतनी हैसियत नहीं है कि वो सवाल पूछ सके जो उसका एडिटर नहीं चाहता है कि वो पूछा जाए। तो मेरे ख्याल से बहुत मासूमियत से इस पर बात ना की जाए। और वो एडिटर किसको रिपोर्ट कर रहा है? क्या वो एडिटर उस चैनल के मालिक को रिपोर्ट कर रहा है या अपने राजनीतिक मालिक को रिपोर्ट कर रहा है? ये भी कम से कम आशुतोष जी और यहाँ हमारे जो दोनों पॉलिटिकल मेंबर है, मुझे लगता है हम 6 लोग जानते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए लेट्स कॉल अ स्पेड कि क्या हो रहा है ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। ये ऊपर की परत हटा के हमें देखना होगा। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस तरह में बहुत ही मेजॉरिटेरियन बहुसंख्यकवादी की एक दुनिया के सबसे बड़े को एक बहुत ही घटिया बदसूरत भीड़ तंत्र में तब्दील किया जा रहा है। हमारे टीवी एंकर्स, हमारी टीवी स्क्रीन इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं। अल जजीरा, बीबीसी कवर कर रहे हैं कि देखिए जरा भारत में 30 करोड़ लोग रहते हैं, उनका टीवी कैसा है। तो ये मेरे लिए और आपके लिए भी उतना ही बड़ा ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि इसको राम कृपाल जी कर रहे हैं या इसको आलोक जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत में ऐसा हो रहा है, तो हम सबका नाम डूब रहा है। तो जब हम अपने यहाँ के जो कमजोर तबके हैं, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे जो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, जब हम उनको ह्यूमिलिएट करते हैं, जब हम कश्मीरियों पे हमला करते हैं, जब हम नॉर्थ ईस्टर्न को हम बताते हैं कि हमारे जो पूर्वोत्तर राज्यों के लोग हैं वो सब विदेशी हैं, उनका मजाक हम उड़ाते हैं टीवी स्क्रीन पर, तो जब हम पूरे 70 करोड़ लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, आप ये देखिए, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मेरे और आपके परिवारों पे क्या असर पड़ रहा है। आप ये भी देखिए कि वो 70 करोड़ लोग एक साल से जो लॉकडाउन में रह रहे हैं, उनकी जो गरिमा को दिन रात हम उनका चीर हरण कर रहे हैं, वो भी तो आप देखिए, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? अब तो पहले से ज्यादा वो राज्य ज्यादा इंटीग्रेट हो गया है भारत में। तो वो सब हमें देखना होगा पॉलिटिकल नजरिए से, पॉलिटिकल चश्मे से हमें आज टीवी स्क्रीन देखनी होगी। जी, तो तनुजा जी आप हाथ भी उठा रहे हैं और ये सवाल बहुत जायज है इसका, और बिल्कुल मेरा ख्याल है इससे अच्छी तरीके से नहीं रखा जा सकता था जैसे आरफा ने रखा है कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। और ये हम सबको सच बात ये है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दिल पे हाथ रख के देखेंगे तो निकल आएगा। लेकिन क्या कोई हल भी है? क्या पॉलिटिक्स बदल जाएगी या टेलीविजन को हम और आगे बढ़ता हुआ देखेंगे इस रास्ते पर? देखिए, मैंने आशुतोष जी को भी सुना, आरफा जी को भी सुना, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं, अनुभव है। मैं ये नहीं, किसी की बात को नहीं नकार रहा हूँ, उनके अपने विचार हैं। लेकिन मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई ये कहता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग विदेशी हैं, बल्कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो नॉर्थ ईस्ट पे तो बहुत ध्यान दिया जाता है, और अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उस पर तुरंत जो है एक्शन भी होता है। अच्छा, दूसरा ये बात करी कि मैं पार्टी के अंदर हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मेन स्ट्रीम प्रवक्ता हूँ, अंदर हूँ, रोजाना बैठकों में होता हूँ। मुझे बड़ी ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नहीं विश्वास करना ना कीजिए। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको पार्टी कैसे अंदर काम करते हैं कुछ उसकी जानकारी मिलेगी। आलोक जी, मुझे आज तक कभी नहीं कहा गया कि आप कैसे बोलें, किस पे हमला करें, किसके ऊपर व्यक्तिगत वो करें, आपका अंदाज क्या होना चाहिए। आज तक पार्टी में मैंने नहीं सुना इस बात को, ना मुझे कहा गया, और जो बैठ के हमारी रेगुलर होती है कहीं किसी ने कहा हो। कि ये सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। पार्टी की एक हर बात पर लेकर के एक नीति जरूर होती है, जिसको हम लोग अंदर की भाषा में लाइन बोलते हैं कि पार्टी की ये लाइन है, लेकिन उसके बाद वो इंडिविजुअल पे होता है। कौन इंडिविजुअल ऐसा है? मेरे जैसे लोग हैं, शांति से बात करते हैं, शोर शराबा हो तो मन करता है वहां से भाग लो। हमारे और भी मित्र हैं, थोड़ा तेजी से बोलते हैं। माफ कीजिए तनुजा जी, मैं आमतौर पर बीच में रोकता नहीं हूँ, लेकिन एक सवाल साथ में पूछ रहा हूँ। अरफा ने एक सवाल पूछा था, उस सवाल का महत्व है। पिछली बार कब आपने किसी ऐसी डिबेट में हिस्सा लिया जब किसी एंकर ने सरकार पर सवाल खड़े किए हों, और ऐसे जिन एंकरों ने सवाल खड़े किए थे वो आज कहाँ हैं?
देखिए मेरा मेरा अनुभव ये कहता है कि ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं। कई हमारे यहाँ चैनल्स हैं जहाँ पे आपको बोलने नहीं दिया जाता। मेरा अक्सर ऐसे होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अंग्रेजी का बहुत ही मशहूर चैनल है। 9 बजे उनके आप शो में आइए, मुझे भी देखिए कितनी दफे हमारी लड़ाई उनसे होती है। ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते रह जाते हैं, हमें समय दीजिए, और नहीं दिया जाता। और हम बल्कि उसके बाद में ट्विटर पे भी वो मैसेज डालते हैं, हम उनको व्यक्तिगत रूप से भी हमारी बातचीत होती है और नहीं समय दिया जाता। हम अकेले होते हैं और नॉन बीजेपी वाले 4 लोग होते हैं रात को 9 बजे। आप देखिए, बहुत प्रोमिनेंट चैनल है और वो ट्विटर पे बहुत एक्टिव है। अब 8 मिलियन की उनकी फॉलोइंग भी है एंकर साहब की। अच्छा, तो हमारे साथ होता है। अब अच्छा, उसी चैनल पे आप 8 बजे देखिए तो दूसरी कहानी होती है। अब ये देखिए, प्रश्न इस बात का होता है कि अब मेरा ये मानना है कि आप अखबार उठाकर, मैं गौरव जी को बोल रहा था, आपने शो शुरू हुआ, मैं टेलीग्राफ भी रोजाना पढ़ता हूँ, कलकत्ता का अखबार है, आप उठा करके देखिए, आपको लगेगा वो अखबार भारत में है या कहाँ है। वो तो जहां वजह नहीं भी होती सरकार पे तोपे दागते हैं रोज आना सुबह, हेडलाइन उठा करके देखिए आप। तो तमाम ऐसे अखबार है, मैं पत्रकार रहा हूँ, ब्यूरो चीफ भी रहा हूँ, रिपोर्टर रहा हूँ, और मैं 1 सेकंड में समझ जाता हूँ। और तो इसलिए मुझे लगता है कि जनरलाइज करना ठीक नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा है कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनके प्रवक्ताओं को कोई ट्यूटेड किया जाता है, आज आपने ये करना है, ऐसा नहीं होता है। मुझे इतने साल हो गए और हर लेवल पर मैं बैठकों में होता हूँ, मेरे को तो आज तक नहीं किया गया। और 2-2 घंटे और वही बैठक होती है हम सबकी। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए खास अलग बैठी हो, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। अंदर काफी लोग करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, मेरा आलोक जी, मेरा ये कहना है कि हो सकता है कुछ बात हो सकती है, हम अपने कंक्लूजन निकालते हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी चैनल है, जो भी एंकर है, अगर आप एंकर है, अगर आप पत्रकार हैं, तो आप एक क्रिकेट के जो मैदान होता है उसमें अंपायर की तरह होते हैं। आपकी लॉयल्टी सिर्फ दर्शक के लिए होनी चाहिए। आप दर्शक के लिए सिर्फ एंकरिंग करिए, आप किसी के लिए मत करिए। और बल्कि जब ऐसा कभी हो जाता है कि एंकर ऐसी बात कह रहा है जो हमारे लिए बहुत फ्लैटरिंग है, मुझे तो एम्बैरेसमेंट होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, शर्म आती है। तो हम अपनी बात करेंगे ना। आपको इसीलिए इस मैंने आपको बुलाया भी कि आप उन प्रवक्ताओं में कुछ अलग हैं, द पर्सन विद द डिफरेंस हैं। तो और तीनों लोग आ चुके हैं आपकी बात के बीच में। आरफा ने हाथ उठाया, आशुतोष ने भी हाथ उठाया और गौरव वल्लभ ने भी उठाया। आरफा से शुरू। आखिरी लाइन बोल दूं आलोक जी, बस आखिरी लाइन में कह दूं, मेरा ये मानना है, चूंकि मैं मीडिया को समझता हूं, एंकरिंग भी कर चुका हूं, पत्रकार भी रहा हूं, एडिटर भी रहा हूं, मीडिया कंपनी का 2 दफे मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहा हूं, सीईओ भी रहा हूं, तो मैंने सारे पक्ष देखे हुए हैं, सारे रंग देखे हुए हैं, है ना। इसलिए मेरा ये मानना है अभी भी कि ये आप पे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, कौन एंकर है, वो इंडिविजुअल कौन है। मैं नाम नहीं किसी के लेना चाहता, लेकिन कई ऐसे एंकर है जिनके साथ अगर वो एंकरिंग कर रहे होते हैं और मैं होता हूं, तो बहस करने में मजा आता है। आलोक जी, जब आप आवाज अड्डा में बहस करते थे, एंकरिंग करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। क्रिकेट खेलने में मजा आता था, जब बॉल अच्छी दे रहा हो कोई तो खेलने में मजा आता है। बॉल ही कमजोर है तो क्या खेलेगा, लेकिन उस पर डिपेंड करता है। आरफा जी, अब हाँ आरफा आप बोलें, छोटा छोटा सवाल, छोटे छोटे जवाब रखेंगे तो अच्छा है। देखिए, आपकी जैसी प्रजाति है भाजपा में, ऐसे लोग अब ढूंढने से नहीं मिलते, आप यकीन जानिए। और आपको शायद पता नहीं है, अपने आप वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं अपने दफ्तर में, कि मेरे कार्यक्रमों पर आने की इजाजत नहीं है आपकी पार्टी के लोगों को, जो भूले भटके लोग जिनको मैं निजी तौर पे जानती हूँ, तो वे कहते हैं हमें डांट पड़ेगी। रवीश कुमार के प्रोग्राम्स पे सालों हो चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता नहीं जाते हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पर देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो चाहेगी कि पत्रकार नतमस्तक हो जाए, उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे, कोई प्रतिरोध ना हो, कोई विरोध प्रदर्शन ना हो। ये सब पार्टियां चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी पहले कोशिश की थी, आपकी पार्टी भी कोशिश कर रही है। जहां मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कुछ पत्रकार ऐसे होते हो जो डर से ऐसा करते हो, लेकिन ज्यादातर जो विचारधारा और सत्ता की जो पॉलिटिक्स है उससे सहमत होने के बाद ये इतनी गलती पार्टी की नहीं है। और मैं आपको इतना यकीन दिला दूं कि अगर भाजपा 2024 में चली जाती है और कांग्रेस पार्टी या कोई मिलीजुली सरकार अगर आती है, आप ये मीडिया ने किया है वैसा ही, क्योंकि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये नहीं चाहती कि पूरे तरीके से कमिटेड मीडिया, कमिटेड जुडिशरी का हम जिक्र बार बार सुनते रहे हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको कमिटेड मीडिया नहीं चाहिए। तो ये ज्यादातर जो मुद्दा है ये पत्रकारों का ज्यादा है, पॉलिटिकल पार्टी का कम है। और इसीलिए जो जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिज्म है वो हमेशा बाय डिजाइन
एंटी स्टैब्लिशमेंट होता है। यहाँ भारत में एक नया नजारा देखने को मिल रहा है कि प्रो स्टैब्लिशमेंट जर्नलिज्म नहीं होता है, प्रो स्टैब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा होता है। इसलिए ये भाजपा की इतनी बात नहीं है, कोई भी पार्टी होती है, अगर आप नतमस्तक करने को तैयार है तो करेंगे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ गलती पत्रकारों की ज्यादा है। अभी दो चार भी नहीं कह सकती हूँ मैं, जनरलाइज मैंने इसलिए किया तनेजा जी, क्योंकि जब 90% से ज्यादा मीडिया नतमस्तक हो गया हो तो इसको शायद एक जनरल एटीट्यूड ही कहेंगे। एक दो स्क्रीन बची होंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ना कि सिर्फ वो बचे बल्कि बढ़ जाए तो अच्छा रहेगा। और मैं उम्मीद ये करूंगी कि आप मेरे कार्यक्रम पे आएंगे अगली बार। बिल्कुल जरूर आएंगे, आप बुलाएंगे तो आई विल कम। ये आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। रामकृपाल जी भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आशुतोष और डॉक्टर गौरव वल्लभ पहले से हाथ उठाए हुए हैं। तो आप लोग अगर इजाजत दें तो मैं रामकृपाल जी की एक छोटी टिप्पणी ले लूं, क्योंकि उन्होंने आरफा की बात के बीच में हाथ उठाया। रामकृपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आलोक जी, केवल मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। आप अच्छी तरह जिसके आप साक्षी हैं, गवाह हैं। मैं पत्रकारिता में लखनऊ में उस समय रहा हूँ जब श्रीमती गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनाए गए। उस समय भी रहा हूँ जब 1990 में गोली चली और 92 में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई। मैं 77 और 74 से जेपी मूवमेंट में भी हम लोग रहे हैं, सक्रिय रहे, आप जानते हैं। वहां से मैंने वो माहौल भी देखा है इमरजेंसी का। देखिए, टेलीविजन आज की स्थिति में जो भी है, इसको बहुत झटके से सत्ता से जोड़ देना या नहीं, इतना आसान नहीं है। हो सकता है, मैं इस बात को मान रहा हूँ कि इसमें बहुत सच्चाई हो सकती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने वो दौर देखा है और उस दौर से, देखिए आलोक जी, मैं 1990 से संपादक रहा हूँ और 14 में रिटायर हुआ हूँ, 24 साल। और मैंने नवभारत टाइम्स लखनऊ, बम्बई, बॉम्बे तो नहीं लेकिन लखनऊ, जयपुर और दिल्ली का दायित्व संभाला है। मुझे आज तक इतने लंबे कैरियर में, मैं आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप में भी रहा हूँ, रविवार में इंडिया टुडे ग्रुप में रहा हूँ और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी रहा हूँ। ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, कभी किसी मालिक ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि आपको ये लाइन पकड़ लो या ये लाइन पकड़ लीजिए। मैं 24 साल संपादक रहा हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। आप मेरे साथ काम किए हुए हैं, आपने देखा होगा उस दौर में भी आप लखनऊ में रहे जब मैंने खुद मेरी हेडिंग लगाई हुई थी कि पगलाई हिंसा ने देश का दिया बुझाया, और राजीव गांधी जब आए पूरे देश पर पंजे की छाप। और बाबरी मस्जिद पर आप ही की रिपोर्ट हमने क्या छापी थी कि अगर उस जगह पे भीड़ इकट्ठी हुई तो इस ढांचे को बचाया नहीं जा सकता। ये 1991 में आपकी रिपोर्ट मैंने छापी थी। मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि मैंने वो दौर भी देखा है, वो इमरजेंसी का दौर देखा है। जब मैंने देखा था, इतना गुस्सा था इस पार्टी के लिए। मैं कह रहा हूँ, टेलीविजन को भी मैंने बहुत बदलते हुए देखा है। आज तक मैं रहा हूँ, आशुतोष जी रहे हैं, बहुत हद तक। मेरा कहना है कि सत्ता की भूमिका हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कहना कि सिर्फ 2014 से और कल को अगर बीजेपी चली जाएगी, कोई दूसरी पार्टी आएगी, तो टेलीविजन बिल्कुल शांत और एकदम गंभीर विषयों पर करने लगेगा। इसमें थोड़ी हमें लगता है कि ये खुशफहमी दूर करनी चाहिए। ये ट्रेंड गलत हो रहा है। और मैं खुद आपसे कहता हूँ, एक ही चैनल में प्रोड्यूसर पीछे से क्या कह रहा है। एक बार मुझे तो पूरे डिबेट में बैठाया गया और वो बंदा एंकर था जिसको जो मेरे अंडर में काम कर चुका था, जिसको मैंने प्रपोजल दिया था। मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या मेरे मुश्किल हो गई। उसने कहा सर, अंदर से प्रोड्यूसर ने टाइम ही नहीं दिया और आप तक गया ही नहीं। मैंने एक बार कहा अभी, उसने कहा कि नहीं आप इसको ले लो। वही जहां झगड़ा होता था वो टाइम एक्सीडेंट हो गया, मैं बोल ही नहीं पाया। तो मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में हम पत्रकारों को भी और तमाम लोगों को भी देखना चाहिए। निश्चित तौर पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट तेवर होता है, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आदमी बिकने के लिए तैयार नहीं है वो खरीदा नहीं जा सकता है। आशुतोष, रामकृपाल जी कह रहे हैं कि दोष बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टम और सत्ता को देना ठीक नहीं है, अपने अपने अंदर झांकना भी जरूरी है। और मैं यहाँ पे, क्योंकि रामकृपाल जी ने जिक्र कर दिया, तनेजा जी ने भी जिक्र किया, मैं एक बात तो कहूँगा कि दर्शक ये देखना चाहते हैं, ये कहना मैं तो साक्षात इसका सबूत हूँ कि दर्शक ये नहीं देखना चाहते हैं।
एक ही चैनल पर मैं भी डिबेट करता था और मेरे साथ वो सज्जन भी डिबेट करते थे जिनके फेफड़ों में बहुत दम है और इस देश के सबसे ज्यादा लंग पावर वाले एंकर माने जाते हैं। किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते उनकी टीआरपी मेरे शो से ज्यादा नहीं रह पाई, एक बार भी नहीं हुआ ऐसा। इसका अर्थ है कि दर्शक वो नहीं देखना चाहता है, कोई और है जो वो देखना चाहता है, जो वो दिखाना चाहता है। आप क्या कहते हैं? आलोक, मुझे लगता है आप एक बार गौरव बल्लभ जी से बात कर लें, क्योंकि बहुत देर से इंतजार करें, उसके बाद मैं अपना पक्ष रखूंगा पूरी तरीके से। ठीक है गौरव जी। और गौरव जी, आपसे एक सवाल, जो सवाल अभी आरफा ने उठाया और मेरे मन में भी है और मुझे पूरा यकीन है, मैं उसमें कोई शक शुबा नहीं है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर चली जाएगी तो इनकी जगह जो आएगा, अगर ये सब इनकी वजह से हो रहा है तो अगला आने वाला इनसे ज्यादा दर्जे पे, ज्यादा डिग्री पर करेगा, क्योंकि अब जिसे कहते हैं ना कि मौत ने घर देख लिया। डर इस बात का नहीं है कि बुढ़िया मर गई, डर इस बात का है कि मौत ने घर देख लिया है। लोगों को पता चल गया है कि मीडिया को ऐसे मैनेज और मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर एक पार्टी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आलोक जी और सभी सम्मानित लोगों ने जो बात कही, मैं पूछना चाहता हूँ 2004 से 14 तक आवाज बहुत कम आ रही है गौरव जी, या तो जोर से बोलें तो अच्छा रहेगा। अब आ रही है? अब आ रही है? अब थोड़ी, हाँ, बेटर आ रही जी। मैं ये कह रहा हूँ आलोक जी कि 2004 से 14 के मध्य कांग्रेस पार्टी को सत्ता की बागडोर जनता ने सौंपी। आपने 2014 से पहले, मैं आप सबसे पूछता हूँ, किसी जनरल को टीवी चैनल पर बैठ माँ बहन की गाली देते हुए सुना था क्या? मैं आप सबसे पूछता हूँ 2014 से पूर्व क्या आपने, मैं पिछले 2-3 दिनों टाइटल सुनाता हूँ, कभी ऐसे टाइटल थे, देश पर भारी दंगा ब्रिगेड, ये टाइटल है के राम परशुराम सेकुलर घमासान, ऐसे टाइटल आपने 2014 के पहले सुने थे? श्री राम आ रहे हैं, कौन घबरा रहे हैं, क्या ऐसा टाइटल 2014 के पहले सुना था क्या? आप टाइटल देखेंगे ना, टाइटल उसमें 2 तरह के टाइटल ही बनते हैं हमारे शो में आज। नंबर 1 टाइटल कि एक धर्म को दूसरे धर्म के ऊपर दिखाया जाए, या नंबर दूसरा टाइटल कि जो दल है उनकी पॉलिसी का बिना डिबेट के ही उनको ग्रीन चिट दे दी जाए। आप टाइटल चेक करके मुझे टाइटल जिसका और शो के नाम मैं आपको मैं बड़ी विनम्रता से पूछता हूँ, अगर हुआ हो तो मुझे बताइए कि 2014 से पहले भी टीवी डिबेट में बैठ दी जाती थी और वो डिबेटें चलती थी। क्या ये डिबेट आपकी याद में है, आपके याददाश्त है? तो ऐसा नहीं है। ये बात से मैं सहमत हूँ कि डायरेक्टर कोई और है, ये बात से मैं सहमत हूँ। और टाइटल से पता जाता है डिबेट के कि डायरेक्टर कौन है, और एक टाइटल सेलेक्ट होता है। मैं आपको बड़ी विनम्रता वो कि वो उसी तरह का टाइटल 4 और टीवी डिबेट में होता है। इसका मतलब टाइटल सेलेक्शन सारे 4-5 चैनल का टाइटल सिलेक्शन कहीं और होता है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम आने वाली जनरेशन को, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी मेरी बच्ची को टीवी डिबेट नहीं दिखाता हूँ, जबकि एक जमाना था टीवी एक तो बैठा के मेरे पिताजी मुझे बैठा के दिखाते थे, उसमें ज्ञान था, उसमें डाटा था, उसमें तर्क। आज की टीवी डिबेट में माँ बहन की गाली है। आज की टीवी दूसरे को जयचंद कहते हैं। आपने 2014 से पहले किसी व्यक्ति को टीवी डिबेट में जयचंद बोलते सुना क्या? मुझे बताइए अगर मैं गलत हूँ तो। ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी दल आ जाएगा ये कि करेगा, मैं इस बात से नहीं। और तीसरी बात, छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, वो का सेंसर होता है तो अगर बोलनी है तो डिबेटों का भी सेंसर हो जाए कि ये डिबेट आपको 11 से 12 आएगी, इसमें भरपूर गालियों का प्रदर्शन होगा, एक दूसरे को मुक्के और झापट मारी जाएगी। 5 से 6 से 7 ऐसी डिबेटें दिखाने का क्या मतलब? जब एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ टीवी डिबेट देख रहा है और वो गाली सुन के, मेरी बच्ची ने कई बार कहा, मुझे छोटी बच्ची है, पापा ये जयचंद क्या होता है? मैं उसको क्या बोलूं? ये चीनी एजेंट का मतलब, पापा ये चीनी एजेंट क्यों बोल रहा है किसी और व्यक्ति को? मैं क्या बोलूं? चीनी एजेंट इसलिए बोल रहा है कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये बोलूं?
तो मुझे ऐसा लगता है आलोक जी कि सेंसरशिप आपको अगर टीवी डिबेट ही करनी है तो प्राइम टाइम पे तार्किक डिबेट होनी चाहिए। सरकार को ऐसा कदम उठाने चाहिए कि प्राइम टाइम पे जो टीवी चैनल इस तरह की भद्दी डिबेट, देश के ताने बाने को उसका कम से कम 6 महीने लाइसेंस कैंसिल करे, लाइसेंस कैंसिल है। और बहुत ज्यादा मान लो टीआरपी की चाहत है तो जिस टीवी पे नहीं आते ना, इसी तरह इन डिबेट की दम है, ये शराब से भी बुरी है, समाज के फैब्रिक को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर रही है। शराब व्यक्ति का एक दिन या उसकी एक नस्ल खराब करती है, 100 साल की नस्लें खराब हो सकती है देश में इन डिबेटों को देख के। तो सरकार को अपना एक बड़ी सख्ती से उसको लागू करे कि जो व्यक्ति, जो स्पोक्स पर्सन ऐसी भद्दी बात का प्रयोग करे, सारे पॉलिटिकल पार्टी उस कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करे कि कोई भद्दी बात करेगा तो उसको पार्टी से निकाला जाएगा। ऐसा कंडक्ट हो जहां पर कोई अगर एक्सपर्ट बैठा है तो वो वास्तव में एक्सपर्ट हो, कोई अकाली दल से बैठे, कोई भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लिया हुआ जनरल ना बैठे, अन्य दलों की सदस्यता लिया हुआ जनरल बैठ के वहां पे हमें बखना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मुझे लगता है सरकार का भी दायित्व है, टीवी चैनल का भी दायित्व है, और 2014 से पहले मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं यहाँ पे टीवी चैनल्स पे डिबेट हो रही हो और एक जनरल के दूसरे व्यक्ति को माँ और बहन गाली दे। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना, और वो जनरल आज भी आ रहे हैं चैनल, आज उसको वही चैनल बुला रहे हैं जहाँ पे बैठ के उसने गाली दी, वही चैनल पे वो आज भी बैठा हुआ दिख रहा है। तो मतलब क्या है इसका? ये मतलब लेकिन जो ये बात है आप जो बात कह रहे हैं बहुत चिंताजनक है। मैं बिल्कुल आपकी सारी चिंताओं में शामिल हूँ, बराबर का शरीक हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो बात आप कह रहे हैं वो उससे मुझे बहुत बड़े खतरे की आहट भी आ रही है। और अब मैं आशुतोष के पास चलूंगा। आशुतोष, जब विपक्षी पार्टी कहने लगे कि अब मीडिया पर सेंसर की जरूरत है, हम जरा से सेंसर की, जरा सी सरकार की तरफ से इशारे की बात कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। तमाम वर्षों से डिबेट चल रही है कि सेंसर होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, अपनी हद तय होनी चाहिए। ऐसे में इस तरह की डिमांड हो गई है, परिस्थिति यहाँ पहुँच गई है, तो आपको लगता है कि अगर ये हथियार सरकार ने हाथ में ले लिया और उसको दे दिया गया तो ये हथियार उन्हीं लोगों पे चलेगा जिनके लिए इंटेंडेड है, या इसके शिकार कोई और लोग होंगे? देखिए आलोक जी, मैं संपादक रहा हूं और आज मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी मैं संपादकीय कर रहा हूं, तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि देश के अंदर सेंसर लगना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की डिबेट हो रही है, इस डिबेट को कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने पर आकर इसको रोकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रोकेंगे तो दरअसल इस डिबेट के माध्यम से इस देश के अंदर आप एक हिंसा पैदा कर रहे हैं और हिंसक भीड़ पैदा कर रहे हैं, हिंसक लोग पैदा कर रहे हैं। और जो बात अभी आरफा ने कहा, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। आज के तारीख में एंकर्स कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गए, सुपारी किलर्स हैं। उनको सुपारी मिलती है कि आप फला को बर्बाद करना, फला को ध्वंस करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता इस देश के अंदर कि कुछ 2-3-4 टीवी चैनल है जो सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को गाली देना है, आम आदमी पार्टी को गाली देना है, समाजवादी पार्टी को गाली देना है, और उसके जो लीडर्स हैं उन लीडर्स की मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, और उसके बाद आप उनसे बहस नहीं कर सकते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। मैं इसलिए भुक्तभोगी हूं क्योंकि अमूमन मेरी राय सरकार की राय से इत्तेफाक नहीं रखती है। और एक डिबेट के दौरान मुझे लाइव फोन लगातार मेरा बज रहा था। मेरे मित्र शीतल जी बगल में बैठे हुए थे। मैंने कहा आप फोन ले लो, देखो क्या है। तो उन्होंने फोन उठाया, उसने कहा कि इसको बोल दो कि अगर ये अभी चुप नहीं होगा तो इसको बाहर निकल के गोली मार दे। मतलब ये एक बार नहीं, कम से कम कई बार जो है जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। अब ये बात तो 2014 के पहले तो कभी नहीं होती थी। मैंने तो एक से एक डिबेट की और एक से एक लोगों के साथ डिबेट की। आज की तारीख में हिंदुस्तान के राजनीति का कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिसको मैंने लाइव इंटरव्यू न किया हो, जिसके साथ मैंने तीखे सवाल न पूछे हो। और मुझे अभी भी वो याद है कि जब मैंने लालू प्रसाद यादव का किया था बजट के समय में, तो किस तरीके से पूरी भीड़ ने मुझे घेर लिया था, लेकिन किसी ने मुझे जान से मारने की धमकी नहीं दी। आज जो टीवी डिबेट हो रही है, ये लोगों को हिंसक बना रही है। ये हिंसा कर, और ये क्यों हो रहा?
इसलिए हो रहा है क्योंकि एक खास तरीके की विचारधारा को इस देश के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है, और जो उस विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता है उस विचारधारा के लोगों को जीने का अधिकार नहीं होगा। एक दिन वो भी आएगा। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात कहता हूं। मैं जब टीवी पे देखता हूं कि कश्मीर का कोई आदमी होता है और उसको जिस जलालत के साथ उसके साथ व्यवहार किया जाता, अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का होता है उसके साथ जिस बदतमीजी से पेश किया जाता, ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक हो ही नहीं सकता है। और कौन लोग कर रहे हैं? वो लोग कर रहे हैं जो पार्टियों के प्रमुख प्रवक्ता की हैसियत से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिनके कहने पर खबरें बना करती हैं, वो लोग हैं। तो ये जो मैं रामकृपाल जी हमारे संपादक रहे, लेकिन मैं उनकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है पूरी तरीके से। एंकर्स कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हो गए हैं, सुपारी किलर्स हो गए हैं, और इनके ऊपर देर सबेर नकेल लगानी पड़ेगी। अगर नहीं लगाएंगे तो हमारे और आप जैसे लोगों को सड़क चलते लोग गोलियां मार देंगे और कोई पूछने वाला नहीं आएगा। ये इत्तेफाक की बात है कि राहत इंदौरी की मौत होती है और जिस बदतमीजी के साथ उनका साथ व्यवहार किया जाता है। जब राजीव त्यागी की मौत होती है तो जिस बदतमीजी के साथ लोगों ने सारी सीमाएं लांग दी। ये संभव है क्या? ये कैसे हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? किस लिए हो रहा है? क्या हम इस बारे में कभी बैठ के सोचेंगे, कभी विचार करेंगे? विचार नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो तनेजा जी हाथ उठा रहे हैं और आरफा भी हाथ उठा रही हैं। मेरा ख्याल है तनेजा जी, अगर आप इजाजत दें, पहले आरफा की बात सुन के फिर आपके पास जरूर। आलोक जी, मुझे आशुतोष जी की आवाज आती ही नहीं बिल्कुल भी। ओह, एक सेकंड आरफा, आप शायद म्यूट हैं। एक सेकंड रुक जाएं, मैं आपकी आवाज खोल देता हूँ जी। अब आप बोलें जी। मैं कैसे ये पूरा जो कल्चर है जो आशुतोष भी कह रहे हैं, मैं उसी की तरफ ध्यान ही दिलाना चाहती हूँ कि देखिए, हम 6 लोग यहाँ पर बैठे हैं और हमें कुछ हजार लोग देखेंगे। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो परिवार वाले हैं। हम लोग ज्यादातर ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ जिनके बच्चे हैं वही परिवार वाले हैं, बट जिनके बहन भाई हैं, जिनके दोस्त हैं। आप ये देखिए कि वो एंकर्स जिनको आशुतोष जी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स कह रहे हैं, या मैं तनीजा जी की बात कर रही हूँ, अभी वो इत्तेफाक है कि उनका संबंध एक ऐसी पार्टी से है जो सत्ता में है, लेकिन है तो उनका परिवार भी। अगर समाज कल को इतना हिंसक बन गया, जो कि बन गया है, अभी एक तरह के लोगों का बना है जिनको सरकार पसंद नहीं करती है, कल को आप यकीन जानिए उसी फोल्ड के अंदर भी एक ऐसा नैरेटिव भी बन रहा है कि विद इन दैट नैरेटिव अगर लोगों को बात पसंद नहीं आई, क्योंकि भाजपा कोई 4 लोगों का समूह नहीं है, उसमें भी कुछ हजार कुछ लाख लोग हैं, करोड़ों उनके समर्थक हैं। अगर उनके बीच भी अगर एक राय का जो मतभेद है वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो हो सकता है कि आज जो आइडेंटिटी प्रिविलेज है वो मुझे नहीं है, या किसी दलित आदिवासी को नहीं है, या जो लोग जिनको हम ये कहते हैं कि जो सत्तारूढ़ जो ट्रेडिशनली और सोशली एम्पावर्ड ग्रुप्स रहे हैं, हो सकता है आज वो अपने को अच्छा महसूस करें, लेकिन कल अगर उनको भी राय का मतभेद हुआ तो उनके लिए भी हिंसक भीड़ आने वाली है। तो आप समझिए, आप इंश्योर रखिए कि अगर आप समाज को डरा रहे हैं तो डर आपको भी लगेगा। 9/11 के बाद हमला जरूर वहां पे हुआ, वहां एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमने देखा हमले हुए, लेकिन आप ये देखिए तब से लेकर अब तक पूरा अमेरिका डर में जी रहा है। तो जब आप डराने की कोशिश करते हैं किसी को तो आप खुद भी डरते हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम बाय डिफॉल्ट एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो रहने लायक नहीं है। मैं पाकिस्तान का एग्जाम्पल आपको जो छोटा सा देखकर तनेजा जी अपनी बात कहें, पाकिस्तान में मेरे खुद के रिश्तेदार भी रहते हैं, मेरे जानने वाले भी रहते हैं। एक समय ऐसा था जब उन्होंने मिलिट्री का सपोर्ट किया, एक समय ऐसा था जब उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म का सपोर्ट किया। एक स्टेज के बाद, जनरल ज़ियाउल हक की मैं सरकार का जिक्र कर रही हूँ, एक स्टेज के बाद 10-15 साल के अंदर ऐसा बन गया पाकिस्तान देश कि जिन लोगों ने समर्थन किया था उन ताकतों का, जिन लोगों ने समर्थन किया था मिलिट्री का, उनके रहने लायक नहीं बचा। उनमें से ज्यादातर लोग जिन्होंने सपोर्ट किया था उस तरह की पॉलिटिक्स का, पॉलिसीज का, इतना हिंसक हो गया समाज कि उन्हें छोड़ के जाना पड़े। तो मैं ये कहती हूँ, आप जो भी आपका विश्वास हो, आप सिर्फ ये बचाइए कि भारत के समाज को बचा लें, क्योंकि हम अगर मेरे लायक नहीं है तो आपके लायक भी नहीं बचेगा। मैं इस बात को सुनिश्चित, मैं पूरी तरीके से आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि 2020 में अगर ये मेरे लायक नहीं बचा है, 2025 में आपके लायक भी नहीं बचेगा। जी तनेजा जी। हाँ, मैं क्विकली आलोक जी 3 पॉइंट रखूंगा। मेरे मित्र गौरव जी ने कहा कंट्रोल के बारे में कि रेगुलेट होना चाहिए। मेरा मानना है कि मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कम से कम कोई सरकारी एजेंसी तो नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी उस समय सत्ता में। और लाइसेंस की भी जो बात है, मैं तो उसके फेवर में भी नहीं हूं कि टेलीविजन चैनल चलाने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। क्यों लाइसेंस होना चाहिए? आप तमाम देश में जाइए, आप 2 बजे पहुंचिए, आपके पास पैसे हैं, 4 बजे चैनल लॉन्च कर दीजिए। इजराइल में भी कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए जो उसमें सरकार की भूमिका को और बढ़ा दिया जाए
और कि 11 बजे कौन सा शो गौरव जी 9 बजे, मुझे नहीं लगता है कि मीडिया के अंदर, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूं, अब ये नहीं होना चाहिए, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। दूसरी जो बात रही, जो 2014 को कट ऑफ की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। 2014 से पहले तमाम ऐसी बहस के अंदर मैं गया हूं जिनके अंदर गाली गलौज भी था, जिसमें पेशेंस भी नई लोगों की नजर आ रही थी, और ये दौर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये दौर शुरू हो चुका था जब अन्ना हजारे का मूवमेंट चल रहा था। जंतर मंतर में तमाम लोग जाकर के, कई उस समय टाइम्स नाउ में भी एंकर थे, चीफ एंकर थे, उन्होंने कई जरा बहसों में निकाल करके देखिए किस तरह की बहस थी, किस तरह की भाषा थी, क्या गर्मी थी, और ऐसा लगता था सरकार वहीं से चल रही है। 3-4 एंकर का जो मानना था सरकार वही चला रहे हैं। और 2014 में हमारी सरकार आने से पहले दूरदर्शन सरकारी चैनल पे, चूंकि चर्चा हो रही है, आशुतोष भी यहाँ बैठे हैं, सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के, उन्होंने मुझे दूरदर्शन सरकारी चैनल पर पर्सनल अटैक किया और गाली दी थी और शटअप तक कहा, जबकि मैं बड़े धैर्य से बात कर रहा था 2014 से पहले। इसलिए ये कहना कि ये 2014 के बाद कोई बटन था, बटन को ऑन कर दिया गया, तो मुझे लगता है कि ये उसमें फिर ऐसे अगर हम बात करेंगे उसकी साख खत्म हो जाती है। चर्चा होनी चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन साख कमजोर हो जाती है। इसीलिए ये देखना पड़ेगा बड़े एनालाइज करके और बहुत ही न्यूट्रली कि ये कब से शुरू हुआ, इस तरह का जो चलन है ये कब शुरू हुआ। ये कह देना कि ये 26 मई 2014 से शुरू हुआ, तो ये तो फिर बायस स्टेटमेंट हो जाएगा और ये चर्चा जो है थोड़ी फिर अच्छी नहीं लगेगी। मुझे लगता है हमको ईमानदारी से उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, मैंने आशुतोष जी को भी सुना, आरफा जी को सुना, पाकिस्तान के आरफा जी ने जिक्र किया। मैं तो जाता रहता हूँ पाकिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ मैं गया हूँ, और मेरा परिवार तो वहीं से आता है ना। हम अफगानिस्तान का बॉर्डर है, 15 किलोमीटर दूर हमारा गाँव था, हम लोग वहां से आते हैं, हिंदू पठान है हम लोग, सारा पता है पाकिस्तान के बारे में। लेकिन प्रश्न ये होता है कि ये जो तस्वीर बन रही है कि बहुत बड़ा खौफनाक डूम एंड ग्लूम बनाया जा रहा है कि भारत में ऐसा होने वाला है, भारत की जनता के साथ अन्याय है। कोई भी देश हो, सरकार कोई भी हो, जनता से बड़ी नहीं हो सकती। हमने दृश्य देखे थे जिस समय जो निर्भया कांड हुआ था, उस समय जो है 1 लाख लोग जो है राजपथ पर पहुंच गए थे, और सरकार की क्या हालत, ये सिर्फ 1 लाख लोग। तो इसलिए लोकतंत्र को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब हम ऐसी बात करते हैं तो वोटर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखिए, पहली बात तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र के अंदर, संविधान के अंदर काम कर रही है, उसके अंदर इस तरह की बात कहना, मुझे लगता है जिन लोगों ने चुना उनके साथ अन्याय है और उनका काफी हद तक जो अपमान भी है। मुझे लगता है कि हम अपने, क्योंकि हमारी लाइकिंग या डिसलाइक हो सकता है, या हमने 1930 जर्मनी का इतिहास कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है ना, और हम तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको भारत की जो जनता है, आपने यहाँ तमाम लोग आए, अलेक्जेंडर से लेकर के और ना जाने कौन कौन इस देश में आया, पुर्तगाली भी आए, फ्रेंच भी आए, सब लोग आए, मुगल भी आए, तुर्क भी आए, लेकिन भारत की हुआ वही है जो भारत की जनता ने चाहा। ये देश की जनता जो है, मेरा जितना जनता पर विश्वास है, जिसमें आप सब लोग भी, हम लोग शामिल हैं, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, भारत के सिस्टम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हिंदू धर्म को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इससे ज्यादा प्लूरलिज्म कहीं है ही नहीं। आलोक एक सेकंड, इसीलिए बहुत गंभीर विषय है। मेरा ये कहना है कि एनालाइज हमको करना चाहिए, और अगर आपके कोई लेकर के विचार है, बिल्कुल खुल के बोलिए, और हमको बोलना भी चाहिए। और मैं आरफा जी ने जो कहा अशोक का, उसको मैं बड़े ध्यान से सुना और बड़ा सम्मान कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी राय उस पर रख रहा हूँ। मेरा भारत की जनता, भारत की संस्कृति और भारत का जो प्लूरलिज्म है और भारत को जो संविधान में अटूट विश्वास है। मुझे आने वाले समय के अंदर भारत और भी स्वतंत्र होगा, और डेमोक्रेटिक होगा, और लिबरल होगा, आर्थिक रूप से और शक्तिशाली होगा और आगे बढ़ेगा। इससे ये भारत की जनता चाहती है। अगर इससे भिन्न किसी का भी विचार होगा, वो नहीं सफल होगा। जी, आपके मुंह में घी शक्कर तनेजा जी, जो आप कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो, लेकिन गौरव वल्लभ भी हाथ उठा रहे हैं और आशुतोष ने भी हाथ उठाया है। गौरव जी, आप छोटे छोटे कमेंट करें, क्योंकि अब आपको भी कहीं जाना था, आपने मुझसे कहा था कि खत्म कर दीजिएगा समय पे। जी, मैं तो 1 मिनट में ही अपनी बात कहूँगा आलोक जी। देखिए, मैं सम्मान के साथ तनेजा जी को बोल रहा हूँ कि डिबेट का मकसद क्या है। एक बैलेंस्ड ओपिनियन हो, एक डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन है, पर सरकार डाइवर्सिटी के खिलाफ है। सरकार को यूनिफॉर्मिटी चाहिए हर जगह, हर एक्शन उसका यूनिफॉर्मिटी होता है, उसको डाइवर्सिटी पसंद ही नहीं है। इस कारण से ये डिबेट में जो कौन करता है, को फोन करता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर सबको पता है, और सबको उन सज्जनों के नाम भी पता है जो करते हैं, जो डिबेट का नैरेटिव सेट करते हैं शाम के लिए।
जहाँ पे गेस्ट बुलाए जाते हैं। मैंने एक कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी तनेजा जी, वो गलत नहीं है। एक कोड ऑफ कंडक्ट सारे पॉलिटिकल पार्टीज उसको साइन करे कि अगर हमारा दिखेगा, चिल्लाएगा, एक लिमिट से ज्यादा बदतमीजी करेगा तो कोड ऑफ कंडक्ट में कहे गए नियम अनुसार वो बैन होगा। उसी तरह कोई एंकर अश्लील बात करता है, कोई गेस्ट अश्लील बात करता है तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। मैं रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा, एक कोड ऑफ कंडक्ट बाय एवरीवन इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग यू, तो वो होना चाहिए। और रही बात रात को 11 बजे, मैं तो नहीं चाहता कि कोई मारपीट की बहस हो, पर आप कहो कि नहीं हमारी टीआरपी के लिए चैनल कह रहा है दिखानी है हमको, तो ऐसा दिखाओ। जिस तरह एडल्ट फिल्में होती है ना, वैसे एडल्ट बहस होती है कि ये बहस सिर्फ 25 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है, उससे कम के लोगों के लिए नहीं है। ऐसी तो नहीं ऐसा होए, पर मान लो टीआरपी का जो प्यार है वो चैनल को प्रेरित कर रहा हो तो ये डिमार्केशन होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला आपने दिया है। आशुतोष, एक क्विक कमेंट। देखिए तनेजा जी हमारे मित्र हैं, इसलिए मैं जाहिर सी बात उनको मेरी बात थोड़ी सी अखरी भी होगी, लेकिन हकीकत यह है कि तनेजा जी उस डिबेट के उस तरफ हैं जहां पे उनको हमले झेलने नहीं पड़ते हैं। मैं डिबेट के इस तरफ हूं और मैं लगातार क्रिटिकल हूं, और आज की तारीख में नहीं, 2014 के पहले भी जो सरकार हुआ करती थी, रामगोपाल जी हमारे संपादक रहे, वो जानते हैं इस तरीके से जो सरकार होती है उसके प्रति क्रिटिकल मैं रहता हूं। और मैंने 2014 के पहले लोग कहते थे आप तो जो बीजेपी का साथ देते हैं। आज की तारीख में यह है कि आज हमारे लिए, मैं अपनी पत्नी से कहता हूं यार मेरे साथ अपनी फोटो मत लगाना कहीं भी, फॉर गॉड सेक, नहीं तो तुम्हारा कैरेक्टर असैसिनेशन कर देंगे मेरे लिए। ये बात 2014 के पहले नहीं थी नरेंद्र तनेजा जी, ये हकीकत की बात है। इसको हमें आपको बैठ के एडमिट करना पड़ेगा कि ये गलती हुई कहां से। जहां तक अभी गौरव वल्लभ जी ने कहा, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर जो सारे संस्थान चौपट बंद हो चुके हैं। टीवी चैनल्स को जो लाइसेंस मिलता है सरकार की, उसकी गाइडलाइंस होती है, उस गाइडलाइन के हिसाब से आज का कोई भी टीवी चैनल नहीं चल सकता है। उस गाइडलाइंस में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि पड़ोसी जो देश है, आप ऐसा कार्यक्रम ना करें जिससे कि आपकी विदेश नीति प्रभावित हो। आज की तारीख में कश्मीर के मसले पर वहां के इंटरलॉक्यूटर ने आकर केंद्र सरकार को दिया कि भाई ये 5 चैनल हैं, इन 5 चैनल की वजह से कश्मीर की समस्या खराब हो रही है। खुद ब्रॉडकास्ट जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जिसके चीफ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हुआ करते हैं, आज वो अथॉरिटी कहाँ है? एक जमाने में जस्टिस JS वर्मा उसको हुआ करते, तो हमारी पेशी हुआ उनके सामने हुआ करती थी और हमारी घिघिया बन जाती थी अगर हमसे कोई गलती हो जाया करती थी। आज की तारीख में धड़ल्ले से सारे नियम कानून, सारा कोड ऑफ कंडक्ट सब किनारे फेंका गया है, और वो स्टैंडर्ड अथॉरिटी जिसके सर्वा एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है, कहीं दिखाई नहीं पड़ते मुझे। सरकार किसी का लाइसेंस रद्द नहीं करती है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जरा आप डिबेट इस तरफ होके आके देखिए, मेरी स्थिति में मेरी जगह बैठ कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये दुनिया किस तरीके से है और किस तरीके से एंकर्स और प्रवक्ता जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और सुपारी किलिंग का काम करते हैं। अच्छा, बिल्कुल छोटा सा एक जवाब तनेजा जी का, और उसके बाद आलोक जी, नहीं मैं देखो आशुतोष जी कह रहे हैं, मैं उनके एक एक शब्द का सम्मान कर रहा हूं। मैं ये नहीं, उनको नहीं नकार रहा, ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं, उनके विचार हैं और उनका अनुभव है ना, तो ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज है जो ऐसा लगता है हमारे समाज के अंदर या व्यवस्था के अंदर अनडेमोक्रेटिक है, तो वो तो गलत है, उसका कोई समर्थन नहीं करे, कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। अगर अनडेमोक्रेटिक है तो सब कुछ संविधान के अंदर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। हर एक का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारा जो देश है, मैं जनता की बात कर रहा हूं, हमारा देश मूलतः बहुत लोकतांत्रिक है, यहाँ के लोग लोकतांत्रिक हैं, और भारतीय समाज जो है जिसके अंदर 80% जनता हमारे देश में हिंदू हैं, हमारे बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, छोटी मोटी ना, दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री है। हमारे अंदर प्लूरलिज्म जो है कूट कूट के भरा हुआ है, हर भारतीय में भरा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या क्या। ये सारी चीजें जब मैं देखता हूँ और साथ में इंडिया का इकोनॉमिक पोटेंशियल देखता हूँ, हम बिल्कुल स्वर्णिम युग की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही लोकतंत्र और मजबूत होगा, और अगर हम लोगों को सबको लंबी उम्र मिलती है, हम सबको इस बात का गर्व होगा जिस तरह का हिंदुस्तान हम आगे बना रहे हैं। जी रामकृपाल जी, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने भी एक नैरेटिव बनता है, वो नैरेटिव कहीं से सेंट्रली बनता है। ऐसा नहीं है कि 50 लोगों के मन में एक ही विचार एक ही समय कैसे आ सकता है। 5 बड़े चैनल देश के एक ही तरह की हेडलाइन बनाकर प्रोग्राम टीज करना शुरू करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है आलोक जी, मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसा आशुतोष जी ने कहा या अरफा जी
जी ने कहा, मैं एक बुनियादी बात जानता हूं कि लोकतंत्र की बुनियाद ही इस पर है कि रूल ऑफ मेजोरिटी एंड स्कोप फॉर रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी। मैं आशुतोष जी के असहमति के अधिकार के लिए हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल वो सही है इस बात पर। देखिए, डायग्नोज हम सबने किया है, जितने लोग बैठे हैं हम सबने कहा बीमारी ये है, उसका जो इलाज मेरा ये मानना है कि सिर्फ सत्ता परिवर्तन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मौजूदा सत्ता चली जाएगी और दूसरी, देखिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, रघुवीर सहाय ने एक बार अपने संपादकीय में लिखा था, व्यवस्था की विकृतियों से सशस्त्र सत्ता की अनिवार्यता है, बिना व्यवस्था की विकृतियों से शादी सगाई किए कोई भी सत्ता चलती ही नहीं है। आशुतोष जी, बात चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, मैं नहीं करता, मैंने कांग्रेस का वो दौर भी देखा है आशुतोष जी, जब मैं हॉस्टल में रहता था और एक सिपाही और दरोगा आ करके बाहर ताला बंद था, लात मारते थे, गंदी गंदी गालियां देते थे और हमारे तमाम साथियों को ले जाकर के बंद कर दिया, लॉ का एग्जाम नहीं दे पाए। मैंने वो दौर भी देखा है सर, 74-75 का, रोकते खड़े हो जाते थे, जिस तरह से पिटाई होती थी। मैं खाली ये कह रहा हूं कि सत्ता का चरित्र जो है ना, सत्ता का चरित्र सेम होता है, कोई भी सत्ता आएगी। देखिए 2014 के पहले टेलीविजन का इतना विस्तार नहीं था, अफसोस ये आप तो इंडस्ट्री के हैं, जितना हो रहा है, आने वाला समय जो आगे जा रहा है, टेलीविजन तो कुछ नहीं, ये जो सोशल मीडिया का राक्षस है, जिससे आप एक बात कुछ कहते हैं, हजारों गालियां आती हैं, आपके समर्थन में भी आएंगी, आपके विरोध में भी आएंगी। हम लोग एक संपादक के नाम पत्र भी बिना 10 बार उसको एडिट किए कभी छापते नहीं थे। आज जानते हैं, आज इज्जत बचाना मुश्किल है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, कितनी कितनी गालियां पड़ती हैं, लोग सुनते भी नहीं है, गाली देना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पूरा सिस्टम है, मैं निश्चित रूप से आपके साथ हूँ, व्यवस्था के खिलाफ आवाज को कभी भी दबाया नहीं जाना चाहिए, मैं आपका समर्थक हूँ। लेकिन जो आप लोग इलाज बता रहे हो ना, जैसे आज कोरोना को लेकर के है कि न नुस्खा की सत्ता बदल जाए या सत्ता के आने से हो गया, और तो ये मान के चलिए ये सत्ता का सिर्फ, मैं मानता हूँ दोषी सारा जितनी बातें आप कह रहे हैं हो सकता है सही हो, 5-5 चैनलों में एक हेडिंग जा रही है, लेकिन आलोक जी मैं वही कह रहा हूँ, आप तो अभी थोड़े दिन पहले छोड़े हैं, इतने लंबे समय से मैं आवाज अड्डा पे जाता रहा, और बताइए आपको जितने लोगों से मेरी बात होती रही, सब दूसरे चैनलों में भी जाते रहे, लेकिन जब मेरी बात होती थी कहते थे यार इस चैनल में अगर टाइम वो मुझे बुलाएगा तो मैं सब छोड़ के जाऊंगा। आप ही तो रहे हैं ना, आप एक लंबे दौर तक पत्रकारिता में रहे हैं, मेरे साथ भी रहे हैं, मुझसे अलग भी रहे हैं, आप बताइए। मैं बेसिक एक बात कह रहा हूँ कि ये पूरा मीडियम, इस मीडियम का इस्तेमाल कोई भी सत्ता करेगी, इसका दुरुपयोग करेगी, हमें ये सोच के चलना है कि क्या मैकेनिज्म हो कि कोई सत्ता इसका दुरुपयोग न कर पाए, बनस्पत इसके की सिर्फ यही सत्ता है, और आने वाले समय की सत्ता बड़ी प्यारी होगी, वो बड़ा फ्रेंडली होगी। अतीत बहुत भयानक रहा है, अगर वर्तमान दुखद है तो अतीत बहुत भयानक रहा है, और वर्तमान वो भविष्य क्या होगा उसके बारे में इतना आसान नहीं है कि केवल किसी सरकार के चले जाने से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा ख्याल अब हम बात को खत्म करेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया है। एक शेर है उससे खत्म करूंगा बात, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और साथ में घंटी बजाएंगे तो अच्छा रहेगा, उससे आपको खबर मिल जाएगी नया वीडियो आने की या नया लाइव आने की। अकबर इलाहाबादी ने कहा था जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अखबार को तोप में बदलने की, टेलीविजन को तोप में बदलने की तैयारी हो रही है। आप टेलीविजन चैनल में लोगों को भाला लेके, चाकू लेके बैठे देख रहे हैं। कुछ दिनों में अगर यही हाल रहा तो डर लगता है, वो जो मेरे मन में आ रहा है आप समझ रहे होंगे, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक शेर है, मैंने आपसे कहा था कि वो सुनाऊंगा, उसके साथ में बात को खत्म करूंगा। पहले सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सुनिए कैस्ट भोपाली की 2 लाइनें। कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। बुरा न मान अगर यार कुछ बुरा कह दे, दिलों के खेल में खुददारियां नहीं चलती। जनाब कैफ ये दिल्ली है मीर और गालिब की, यहाँ किसी की तरफदारियां नहीं चलती।
इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ संदेश है। जो भी लोग इस बात को सुन रहे हैं, जो भी इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं, सरकार के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है, और जो लोग डिबेट में हिस्सा लेते हैं उनके लिए भी है कि एक दूसरे की बात को इस अंदाज में लें कि बुरा न माने आप अगर यार कुछ कह दें। इसी के साथ अब मैं इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।